से हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके AIB 19 के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियसली मैंने कुछ वीडियो अपलोड की थी डिफरेंट सब्जेक्ट पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए जो AIB का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो हमारे होने वाले हैं किससे? CPC से, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड से। बात करते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के बारे में कि CPC का प्रिलिमिनरी पर्पस क्या है उसका पर्पस? क्या वो सब्सटेंटिव लॉ को डिफाइन करता है, या वो सिविल लिटिगेशन के लिए जो प्रोसीजर है उसको बताता है, या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर के आउटलाइन को बताता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रेगुलेट करता है? एक्चुअली में क्या है CPC का पर्पस? तो CPC जो कि सिविल लिटिगेशन से संबंधित है, इसलिए इसका जो B ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही हम इसमें डिटेल भी समझेंगे कि CPC प्रिलिमिनरी इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क एंड प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ ए सिविल लिटिगेशन इन इंडिया। इट्स एम टू इंश्योर दैट द सिविल dispute are resolved fairly, efficiently and consistently across court। अब बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी पर्पस ऑफ CPC ऑफ 1908 इज एस्टेब्लिश एज ए सिस्टमेटिकली सेट ऑफ रूल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सिविल प्रोसीजर, यानी कि सिविल प्रोसीडिंग को किस तरीके से चलाना है इसके बारे में हमारा CPC जो है बताता है। यह एक प्रोसीजरल लॉ है, यह एक कोडिफाइड लॉ है, इसमें स्मूथली एडजुडिकेशन होता है। साथ ही यहाँ पर जस्टिस को डिलीवर्ड करने के लिए इसको बनाया गया है। CPC अपहोल्ड जस्टिस फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ द लॉ। CPC कवर मैनी लीगल सिचुएशंस लाइक वेयर द केस इज हियर्ड, कहाँ पर केस सुना जाएगा, व्हाट पार्टी सेज, पार्टी ने क्या कहा, हाउ डिसीजन आर एनफोर्स, किस तरीके से लागू होंगे, किस तरीके से अपील होगी, क्या ऑर्डर होगा, हियरिंग का क्या ड्यूरेशन होगी, हर चीज़ आपको CPC में देखने को मिलेगी। जैसे कि हम अपना जो पहले पढ़ते थे IPC और CRPC, उसमें से तो IPC में तो जो थी हमें पनिशमेंट दी हुई है और डेफिनेशन दी हुई थी, और प्रोसीजर क्या है वो हम CRPC में पढ़ते थे। लेकिन CPC में ऐसा नहीं है। CPC में पहले सेक्शंस दिए गए हैं, फिर ऑर्डर्स दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि अंडर विच सेक्शन ऑफ CPC कैन ए प्लेंटिफ बी अलाउड टू सू इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। किस सेक्शन में? सेक्शन नंबर 25 के अंदर। बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड डिटेल क्या है। सेक्शन 25 ऑफ CPC अलाउ ए पर्सन टू सू ऑन बिहाफ ऑफ अदर, यानी कि दूसरे के बिहाफ पर वो मुकदमा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द पार्टी आर न्यूमरस, यानी कि एक से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए, and it is impartial to bring them all before the court. This facility the concept of representative suit enhancing judiciary efficiency, यानी कि ये जुडिशरी एफिशिएंसी को लेकर आता है। Plaintiff can sue in representative capacity under order number 1 rule number 8 of CPC. That rule cover two situations. The court grant permission to sue in a representative capacity. Second, the court direct a person to sue in a representative capacity. A judgment in a representative suit under section 92 of CPC बाइंड ऑल द पार्टी इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट, यानी कि जिन भी पार्टी का उस केस से रिलेटेड इंटरेस्ट होगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ उससे रिलेट कर रहा होगा,
उसके बाद ही वो उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगी। और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा? एक व्यक्ति सभी के बिहाफ पर। दैट मीन्स दैट दोज पार्टी कैन नॉट इंस्टीट्यूट ए सेपरेट शूट ऑन द सेम एंड सिमिलर इशू। यानी कि 2 या 5 व्यक्ति है, पांचों का सेम इशू है, अब वो पांचों अलग अलग तो नहीं करेंगे, एक उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा और वही उस केस को फाइल कर देगा। यही है इसका मतलब। आपको ये जो सेक्शंस है ये याद रखनी है, ऑर्डर्स जो है ये याद रखने हैं, ताकि अगर इन पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है तुरंत इसका जवाब जो है दे दे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लांट अंडर सीपीसी। अब यहाँ पर नेगेटिव बात की गई है कि ग्राउंड कौन सा नहीं है। तो पहला ग्राउंड क्या कह रहा है? द plant is not present in a prescribed form. Second है the shoot is barred by law. Third है defendant is not a necessary party. The shoot is not properly stamped. अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्लांट को रिजेक्ट होने का ग्राउंड नहीं है। तो प्लांट रिजेक्ट हो सकती है अगर वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं है, लॉ के द्वारा वो बार्ड है, प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है, नेसेसरी पार्टी नहीं है। तो ये हमारा जो है इसका सही जवाब है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब समझ लेते हैं इसके बारे में डिटेल। While a plant can be rejected for various reasons, the absence of necessary party does not automatically lead to rejection. Instead, the court may require the party to be added, and rejection typically pertains to procedural irregularities. यानी कि बहुत से अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसमें कि यहाँ पर आपकी प्लांट जो है रिजेक्ट हो सकती है। इसके रिगार्डिंग अभी आपको याद रखना है इन ऑर्डर्स को, इन रूल्स को, सेक्शंस को जो यहाँ पर मेंशन हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ए प्लांट अंडर ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 क्लोज डी ऑफ CPC. Other ground that are not valid for rejection a plant under order number 7 rule 11 of CPC जिसके अंदर आते हैं the plaintiff is not entitled to any relief in a suit. Second, a plant cannot be rejected in part. A plant can be rejected under the CPC if it is फेवोरियस, यानी कि वो सही नहीं है, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है बातें। वैक्सीशियस मीनिंग्स इट विल फाइल टू हरेस एंड इनकन्वीनियंस ऑफ द डिफेंडेंट एंड हैज़ नो लीगल बेस, यानी कि उसका कोई लीगल मतलब नहीं है। डिफेंडेंट को हरेस करने के लिए, उसकी इनकन्वीनियंस के लिए इस शूट को फाइल किया गया है। तो ऐसे में अगर ये चीज़ें यहाँ पर फेवेरियस है, वैक्सेशियस है, यानी कि अस्पष्ट है, तो वहाँ पर उसे रिजेक्ट किया जाएगा। एन एब्सेंस ऑफ प्रोसेस मीन्स एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को एब्यूज़ करना, इसका मतलब है इट इज़ बीइंग यूज फॉर एन इम्प्रॉपर पर्पस, यानी कि जिस पर्पस के लिए आप सूट लेकर आए हैं वो लॉ की नज़र में है ही नहीं प्रॉपर। सच ए डिले अनदर लीगल प्रोसीडिंग, या फिर आप इस चीज़ के लिए लेकर आए हैं ताकि प्रोसीडिंग खिंचती रहे, इस तरीके से भी। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज कैन ए पार्टी फाइल एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर, कि किस सिनेरियो में अपील फाइल की जा सकती है किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में। पहला ऑप्शन है ऑल ऑर्डर पास बाय द ट्रायल कोर्ट। सेकंड ऑप्शन है ओनली ऑर्डर स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल, बिल्कुल करेक्ट है। ओनली फाइनल डिग्री ऑल इंटरिम ऑर्डर, तो जो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी स्पेसिफाई ऑर्डर्स हैं उन्हीं पर यहाँ पर बात की गई है कि पार्टी जो है उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकती है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, अंडर द CPC अपील कैन ओनली बी फाइल अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफाइड ऑर्डर एज आउटलाइन, यानी कि रेखाकृत किए गए हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल। नॉट ऑल ऑर्डर आर अपीलेबल
एंड पर्टिकुलरली इंटरिम ऑर्डर अनलेस एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड, यानी कि अगर उन्हें स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया है तब तो उस पर अपील होगी, अदरवाइज जो फर्स्ट शेड्यूल में है उन्हीं की आप अपील फाइल कर सकते हैं। ए पार्टी कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इन इंडिया इन द फॉलोइंग सिनेरियोज, यानी कि अब ये ब्रॉडली बात की गई है, जैसे कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स की बात करें या फिर सीपीसी में दिए गए ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की बात करें, जिसमें कि हमारे सेक्शन 335 कैपिटल ए, सेक्शन 91, सेक्शन 92 एंड 95 जो डील करता है कि अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट ऑर्डर मेड आउट ऑफ सीपीसी फॉर डिफेक्ट और इरेगुलरिटीज इन लॉ। दिस इंक्लूड ऑर्डर नंबर 35A, सेक्शन 31 एंड सेक्शन नंबर 92 एंड सेक्शन नंबर 195। तो इन सेक्शंस को आपको जो है देखना है। अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर द रूल, एन अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर द रूल दैट एक्सप्रेसली अलाउ एन अपील। उसके बाद है थर्ड पार्टी, ए पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय द जजमेंट बट नॉट ए पार्टी टू द शूट कैन फाइल एन अपील विद द लीव ऑफ द परमिशन, यानी कि कोर्ट की परमिशन के साथ उसे अपील फाइल कर सकती है अगर उस पार्टी को उस जजमेंट से उसके राइट इफेक्ट हो रहे हैं या किसी भी तरीके का इफेक्शन उसे हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है तब। द अपील में बी शो दैट दे आर एन एग्रीव्ड पार्टी, अपील में यह बताया जाएगा कि यह व्यक्ति जो है एग्रीव्ड है, पीड़ित पार्टी है और इस जजमेंट से इसका प्रभाव जो है पड़ रहा है। दैट देयर लीगल राइट हैज़ बीन जियोपार्डाइज्ड, उसका जो लीगल राइट है वो प्रभावित हो रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी पर्टेन, आप सभी को शायद पता होगा सेक्शन 11 किस बारे में बात करता है। रेस जुडिकाटा, सेट ऑफ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। तो रेस जुडिकाटा से ये डील करता है, तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 11 है सीपीसी का, जो डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा से, विच प्रिवेंट द सेम इशू फ्रॉम बीइंग लिटिगेटेड अगेन वंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटिएंट कोर्ट। जो पहले से ही किसी कॉम्पिटिएंट कोर्ट के द्वारा, सक्षम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है, उसे फिर से ना लाया जाए, इसलिए इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस प्रिंसिपल प्रमोट जुडिशियल एफिशिएंसी एंड फाइनलिटी इन ए लीगल प्रोसीडिंग। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी 1908 इज अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा विच प्रिवेंट पार्टी फ्रॉम रीलिटिगेशन, यानी दोबारा से मुकदमे ना चलाए जाएं, ए मैटर दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय ए कोर्ट। एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। रेस जुडिकाटा विच मीन्स ए मैटर एडजुडिकेट इज ए लीगल प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट ए कोर्ट फ्रॉम री एग्जामिन ए केस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। द डॉक्ट्रिन इंश्योर दैट पार्टी आर नॉट वेक्सिड ट्वाइस फॉर द सेम कोज, that judicial proceeding are fair and consistent। अब कब अप्लाई कर सकते हैं रेस जुडिकाटा को? रेस जुडिकाटा अप्लाई when the same party, same matter, same title are involved in the case and the court is competent to try the subsequent case। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पार्टी सेम है लेकिन सब्जेक्ट मैटर अलग है, टाइटल अलग है, तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। हाउ इट इज़ अप्लाई? व्हेन ए कोर्ट फाइंड दैट ए केस हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, इट कैन ग्रांट ए डिग्री ऑफ रेस जुडिकाटा एंड डिस्पोज ऑफ द केस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फॉर्मर शूट ओनली इन्वॉल्व ए पार्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी के पार्ट से रिलेटेड है, बट बाद का शूट आ गया कि इंटायर प्रॉपर्टी के शूट पर, तो यहाँ पर कोर्ट ग्रांट करेगी कि जो रेस जुडिकाटा है उसके प्रिंसिपल को डिग्री ग्रांट कर सकती है। अब बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ए रिटन स्टेटमेंट? अब यहाँ पर 13 डेज़ का टाइम दिया गया है
15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन। तो 30 दिन का समय दिया गया है और ये कौन से ऑर्डर में बताया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। अंडर ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1 ऑफ CPC दैट डिफेंडेंट मस्ट फाइल ए WS, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WS कहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 13 डेज ऑफ रिसीविंग द समन। जिस दिन से समन आपको रिसीव हुआ है अपोजिट पार्टी को 30 दिन में फाइल कर देना है। इसकी टाइम लिमिट भी बढ़ाई गई है। इसकी टाइम लिमिट कितनी हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दैट इंश्योर टाइमली रिस्पॉन्स एंड प्रोग्रेस इन ए सिविल लिटिगेशन। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द WS इन CPC इज नॉट मोर देन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ समन्स, यानी कि 120 दिन से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं। कमर्शियल शूट की बात करें तो टाइम लिमिट इज़ मैंडेटरी फॉर कमर्शियल शूट इफ डिफेंडेंट फेल टू फाइल विद इन 120 days the court will not accept the WS. Non-commercial shoot, the time limit is directory for non-commercial shoot. If the defendant fail to file within 120 days period, the court can extend the filing period by up to 19 days. The court must record the reason of extension in written, यानी कि ऐसा भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पे? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द टाइम लिमिट इज़ इंटेंडेड टू अवॉइड डिले द इफेक्टिव स्पीडी जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। हाउएवर द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी ruled that delay the benefit of filing a WS after a delay is unreasonable. The court may allow a WS to file after 120 days period depend on the fact of the case। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर पर्याप्त रीज़न है तभी यहाँ पर, और केस के फैक्ट पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से केस के फैक्ट है। हर केस के फैक्ट एक जैसे नहीं होते हैं, तो उस पर भी डिसाइड किया जा सकता है कि टाइम एक्सटेंड किया जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि अंडर विच ऑर्डर कैन ए पार्टी अप्लाई फॉर अमेंडमेंट ऑफ ए प्लीडिंग। प्लीडिंग की अमेंडमेंट के लिए कौन सा है हमारा? 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो हमारा 6 है ऑर्डर नंबर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि ऑर्डर नंबर 6 जो प्रोवाइड करता है प्लीडिंग के अमेंडमेंट के बारे में, और यह अलाउ करता है पार्टीज़ को कि वो अगर उसने जो भी पटिशन फाइल की है, उसमें प्लांट फाइल की है, उसको करेक्ट कर सकता है। अगर कोई एरर है, कोई नए फैक्ट ऐड करने हैं तो वो ऐड कर सकता है, और thereby ensuring that the real issue in a dispute are properly placed before the court। यानी कि पहले जो इशू बना के लेके आए प्लांट के अंदर, वो जो था इशू था ही नहीं, लेकिन फिर से अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन डालकर वो उस इशू को लेकर आ सकते हैं। A party can apply for the amendment of pleading under Order 6, Rule 70 of CPC. This order allow a party to file an amendment application at any stage of the proceeding. Here are some things to keep in the mind about the amendment pleading. The court has the discretion to allow the amendment in a manner on the term it deems just and proper। यानी कि यहाँ पर कोर्ट का विवेक है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट करे, अमेंडमेंट के लिए परमिशन दे या ना दे। कोर्ट विल अलाउ अमेंडमेंट इफ़ इट फाइंड दैट डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ ए शूट कैन बी अवॉइडेड। यानी कि जो डिले हो रहा है उसको अवॉइड किया जाए, इसलिए भी यहाँ पर अलाउ की जा सकती है अमेंडमेंट की अप्लीकेशन। द कोर्ट विल नॉट अलाउ अमेंडमेंट इफ़ द ट्रायल हैज़ ऑलरेडी कमेंस until the party can show that they would not have raised the matter before the trial began।
यानी कि कोर्ट नहीं चाहती कि अब मैटर स्टार्ट हो चुका है और अब दोबारा से इस पर जो है किया जाए। द अमेंडमेंट मे बी नेसेसरी टू डिटरमाइन द रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी। द अमेंडमेंट शुड नॉट बी अल्टर द नेचर ऑफ ए शूट। The party and their counsel is responsible for making the amendment. The official concerned will check the amendment and record a notice on the pleadings. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव होगा कॉम्प्रोमाइज डीड का। क्या ये कोर्ट ऑर्डर होता है या पार्टी खुद ही डिसाइड कर लेती है। इट कैन बी अपीलेबल। It is treated as a judgment of court. It has not binding effect. It is merely an agreement between the party. तो ये जो है एज ए जजमेंट के रूप में कोर्ट के द्वारा ट्रीट किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज डिग्री इज ए कोर्ट डिग्री दैट रिफ्लेक्ट द टर्म एग्री अपॉन बाय द पार्टीज। यानी कि पार्टी एग्री कर लेती है कि भाई मैं मैटर को जो है सेटल्ड कर रहा हूँ। It treated as a judgment and is binding, thus enforceable and like any other degrees. A compromise degree is a court approved settlement between parties in a civil suit, and it has several effects like binding, voluntary, क्विक रिजोल्यूशन यानी कि जल्दी से जल्दी जो है इसे रिजोल्व किया जाए, डेटर री एगिटेशन और यानी कि उसके इशू को जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जा सके। कॉम्प्रोमाइज डिग्री डेटर रोकती है पार्टीज फ्रॉम री एगिटेशन इशूज एंड इंस्टीट्यूट क्लेम इन रिलेटेड टू डिस्प्यूट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। जो पहले से डिसाइड हो चुका है उसको दोबारा से डिसाइड ना किया जाए। डिफ़िकल्टीज टू मॉडिफाई। ए कॉम्प्रोमाइज degree is normally not permissible to modify until it is proved that the underlying settlement agreement is vitiated by fraud। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली यह है कि जब बात करते हैं मॉडिफिकेशन की कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री को, तो इसे जो है मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट के समक्ष ये आता है जो ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है या फ्रॉड के द्वारा किया गया है या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया गया है या पेटेंट मिस्टेक हो रही है, तब इसे जो है क्या किया जा सकता है, इसे जो है मॉडिफाई किया जा सकता है। ए कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम ए कोर्ट डिसीजन। अलग अलग कोर्ट के अलग अलग डिसीजन के अनुसार कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री हो सकती है बिकॉज इट इज़ द कोर्ट एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी एंड कोर्ट डज नॉट डिसाइड एनीथिंग एंड ए कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री कैन नॉट ऑपरेट एज ए रेस जुडिकाटा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री यहाँ पर हो गई है तो उसे रेस जुडिकाटा के रूप में भी ऑपरेट नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच प्रोविज़न गवर्न द ट्रांसफ़र ऑफ ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। सेक्शन नंबर 24 इस बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 24 ऑफ CPC allow for the transfer of a civil case from one court to another to ensure fair trial and due to the convenience of the party involved. This provision aim to maintain justice, proper administration of a civil cases। यानी कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोर्ट्स में पक्षपात जो है किया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पार्टी से मिला हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर या जज मिला हुआ है, तो इस तरीके से वहाँ पर केस को ट्रांसफ़र करना उनके लिए अच्छा होता है, तो ऐसे में वो कर सकते हैं। सेक्शन 24 CPC के अनुसार। CPC सेक्शन 24 गवर्न द ट्रांसफ़र ऑफ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। दिस सेक्शन कवर द ट्रांसफ़र ऑफ अपील, शूट, अदर प्रोसीडिंग। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि किसी भी तरीके की चाहे वो अपील की बात हो रही हो, शूट की बात हो रही है या अदर प्रोसीडिंग के अंदर हर चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, जब तक कि कहीं पर मेंशन ना किया गया हो कि ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी।
Here are some things to be noted about the transfer of case under section 24. जुडिशियल डिस्क्रिएशन, कोर्ट का डिस्क्रिएशन होता है, रीज़न रिकॉर्ड करना होगा क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, नोटिस दिया जाएगा पार्टी को इसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, फेवोरियस अप्लीकेशन होगी, कोर्ट कैन डिसमिस अप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र दैट are favorable or made it ill intention. Supreme Court can also transfer the case under section 25 of CPC. This court allow the Supreme Court to transfer the case from one high court to high court or civil court to another and from high court to another. तो सेक्शन 25 भी डील करता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है इन चीज़ों को अलाउ करने के बारे में। बात करते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ समरी प्रोसीजर अंडर ऑर्डर नंबर 37, यानी कि एक्स यानी कि 10, 20, 30, 35, 36, 37 ऑफ CPC 37। क्या है इसका समरी प्रोसीजर, ताकि वो माइनर जो क्लेम हैं उनमें इन्वॉल्व केसेस को एक्सपीडिएट कर सके, यानी कि शीघ्रता ला सके। दूसरा है क्रिमिनल केस को हैंडल करना। तीसरा है अर्जेंट मैटर जो इन्वॉल्व हैं उन केस में शीघ्रता लाना, या फिर आर्बिट्रेशन के द्वारा यानी कि मध्यस्थता के द्वारा यानी कि आर्बिट्रेशन के द्वारा डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व कर देना। तो इसका जो ये ऑर्डर है ये डील करता है माइनर क्लेम इन्वॉल्व टू एक्सपीडिएट केसेस, यानी कि उनमें शीघ्रता लाई जाए। बात करते हैं ऑर्डर नंबर 37 प्रोवाइड ए समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर उन सभी केस में होता है जिसमें कि केस को जल्दी से जल्दी चलाया जाए, ज़्यादा लंबी चीज़ें ना की जाए, डिटेल में एविडेंस ना करवाए जाएं, यानी कि फटाफट केस को रिजॉल्व किया जाए। समरी प्रोसीजर फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस सच एज ए शूट बेस्ड ऑन अननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि चेक बाउंस के जो केस होते हैं, जो स्पीडी ट्रायल जिसमें किया जाता है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन जैसे ऐसे जो केस होते हैं आर्बिट्रेशन के या फैमिली मैटर है, उनको कोशिश की जाती है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए और उन्हें समरी प्रोसीजर के द्वारा किया जाता है। दिस प्रोसीजर इज डिजाइंड टू एक्सपीडिएट द रेजोल्यूशन ऑफ क्लेम दैट कैन बी डिसाइड विदाउट प्रोलॉन्ग एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। द पर्पज ऑफ a summary procedure under order 37 of CPC is to expedite the resolution of the cases, resolution of the cases and prevent defendant without a defense from unnecessary obstruction the process। कभी कभी अगेंस्ट पार्टी जो होती है वो भी डिले करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में यहाँ पर फटाफट जो है स्पीडली जो है ऐसा किया जा सके। तो इसका पॉइंट्स अगर निकाले तो ये क्विक रिसोल्यूशन की बात करती है, ऑब्स्ट्रक्शन को रोकता है, इंश्योर करता है बिजनेसेस को, यानी कि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से आ जाते हैं जिनको समरी प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है जिन केसेस पर। द समरी प्रोसीजर एम टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द इंडस्ट्रियल कम्युनिटी दैट देयर फाइनेंशियल क्लेम विल बी क्विकली डिटरमाइन, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो होते हैं फाइनेंशियली, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी से रिलेटेड बिल हो गया, गारंटी हो गई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें एक तरीके से पार्टी को जो है मॉनेटरी रिलीफ जो है देते हैं, जिसमें फटाफट मॉनेटरी रिलीफ जो है दिया जाए। इट आल्सो अप्लाई टू शूट वेयर द प्लेंटिफ सीक टू रिकवर ए डेब्ट और लिक्विडेटेड अमाउंट। द समरी प्रोसीजर इज ओनली यूज इन ए केस वेयर द डिफेंडेंट हैज़ नो डिफेंस। द डिफेंडेंट मस्ट अप्लाई फॉर लीव टू डिफेंड विद इन ए पीरियड विद इन ए प्रिस्क्राइब पीरियड, यूजुअली 10 डेज। आपको 10 डेज का समय दिया जाता है, अगर आपके पास डिफेंस है तो आप डिफेंस लेकर आइए, अदरवाइज केस को डिसाइड कर दिया जाएगा।
The court will only grant leave to defend if the defendant affidavit disclose the fact that make it incumbent on the plaintiff to prove the considerations। यानी कि अगर आपके पास कोई डिफेंस है तो आप अपने एफिडेविट में लेकर आइए, कोर्ट को दीजिए, टाइमली दीजिए। अगर नहीं है तो ऐसे में कोर्ट को डिसाइड किया जाएगा मेरिट के आधार पर। द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए समरी शूट इज 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइज। 3 साल के अंदर आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो गाइज आज हमने इस वीडियो में जो है समझा सीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ डिटेल डिस्कस करी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।